नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 के जनाब निहाल अहमद कैसर साहब, जो कि सीपीएम के कैंडिडेट हैं। इस वार्ड से खड़े होने जा रहे हैं। चूँकि तकरीबन 35-36 साल से इन्होंने सियासत में अपनी ज़िंदगी गुजारी है और आज जाकर इनकी ये कोशिश कि मैं आवाम के बीच जाकर उनके लिए कुछ कर सकूं। निहाल अहमद कैसर साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। सर, क्या वजह है कि आपने भी सीपीएम कैंडिडेट से आपको टिकट दिया गया और क्या जहन में चल रहा है, क्या प्लानिंग लेकर आप उतरे हैं सर फील्ड में? पहले तो नाज़रीन, मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। बात यह कि पार्टी ने मुझे लायक समझा है और मुझे टिकट दिया है। इसमें तो आप जानते ही हैं कि लेफ़्ट के जितने भी हैं, ख़ासकर सीपीआईएम के, सीपीआई के, वो टिकट हम लोग लेते नहीं है। पार्टी लायक समझती है तो देती है। और पिछले दिनों 2020 8 मार्च जो पहले की कोऑर्डिनेटर थी रीता चौधरी, वो लेफ़्ट फ्रंट में थी। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीएमसी 8 मार्च 2020 में। उसके बाद पार्टी ने इस दफ़ा केएमसी इलेक्शन में मुझे दिया है। आवाम का एक रुझान है, क्योंकि कई वर्षों से मैं सियासी मैदान में यहाँ पर हूँ। लोगों की भलाई में दिन रात 24 घंटे मैं शामिल रहता हूँ, शाना बशाना रहता हूँ। इसलिए मुझे पार्टी ने इस लायक समझा, मुझे टिकट दिया और मैं मैदान में उतरा हूँ, जीतने के लिए उतरा हूँ। एक चीज़ पूछना चाहेंगे निहाल अहमद कैसर साहब के, जिस तरह से रीता चौधरी को सेकंड टाइम में पार्टी ने टिकट दिया, तो क्या लगता है कि इस वार्ड में उसने किस तरह का काम नहीं किया? आपकी नज़र में कौन कौन सा पॉइंट है जो आप मुद्दे उठाएंगे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर। मेन मुद्दा जो बर्निंग इशू इस इलाके इस वार्ड का है, क्योंकि मिडिल क्लास इलाका है, गरीब मजदूर ज़्यादा रहते हैं इसमें। कम्युनिटी हॉल यहाँ पर नहीं है। आपको खुद मालूम है शादी ब्याह में कितना हॉल में खर्च होता है। हर वार्ड में देखिएगा, आप तो पूरा कलकत्ता घूमते हैं, हर वार्ड में एक कम्युनिटी हॉल है केएमसी की तरफ से, यहाँ नहीं है। दूसरी बात कि स्कूल, केएमसी स्कूल यहाँ पर एक था जो बंद हो गया है। उसको मुझे उम्मीद है और मैं आवाम से, अपनी जनता से गुजारिश करूँगा कि एक बार मुझे मौका दें। मैं कम्युनिटी हॉल बनाऊँगा यहाँ पर। जो स्कूल का प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन जो महंगा होता जा रहा है, ख़ास के हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में, तो मैं स्कूल फिर दोबारा चालू करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पार्क वगैरह, बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह का क्या हाल है सर? देखिए, पार्क पहले था, लेकिन वो शौचालय बन गया है। वहाँ पर लोग माने वॉशरूम, माने जो आने जाने वाले लोग हैं, ये बहुत गलत हुआ, इस वार्ड के लिए बहुत गलत हुआ। आपको याद होगा कि केला बागान 39 वार्ड में एक बड़ी दिग्गी मैदान है, अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ एक छोटी दिग्गी थी जो अब बदल कर एक शौचालय हो गया है। जो दुर्भाग्य है हम लोगों का, आवाम का, इसमें हम लोग भी शामिल है। हम लोग एहतजाज नहीं कर पाए, लेकिन मैं एहतजाज करूंगा। मैं पार्क ज़रूर करूंगा बच्चों को खेलने के लिए। हम भी इसी वार्ड में रहे, बचपन से गुजारा, इसी वार्ड में खेलते थे हम, उसी पार्क में, छोटी दिग्गी में। कई लोगों से पूछिएगा, इस छोटी दिग्गी पार्क में खेल के लोग बड़े हुए हैं। क्रिकेट वगैरह हम लोग, फुटबॉल वगैरह खेलते थे। अगर आवाम मुझे मौका देता है तो मैं पार्क दोबारा यहाँ पर करूँगा। कैसा साहब, एक चीज़ ये देखा गया है कि चूँकि टीएमसी पार्टी का देखा गया कि दबदबा है और चूँकि फिर जो है रीता चौधरी को दोबारा टिकट दिया गया है, तो आप मुझे ये बताएं सर कि वार्ड में जो है साफ़ सफाई, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का क्या पोजीशन है अभी? देखिए, बात यह कि कुछ इलाका तो फल मंडी का इलाका है, वहाँ पर कॉरपोरेशन अपना साफ़ सफाई रात को उठता है। बाकी जो इलाका है, सैयद साली लेन से लेकर 145 BCR एवेन्यू प्लस मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, राजेंद्र मल्लिक स्ट्रीट में गार्बेज ठीक तौर पर उठ नहीं पाता है। 12 केएमसी का क्या नियम है, प्रोटोकॉल है कि सुबह में आएगा, सिविक्स मैंने वॉलंटियर्स लोग आएगा, साफ़ सफाई करके मैंने 8-9 बजे तक परिष्कार हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा 12 बजे 1 बजे तक सफाई यहाँ पर होता है, गार्बेज रहता है। इसीलिए इस इलाके में आप डाटा देखिएगा जो किसी को मालूम नहीं है, डेंगू और मलेरिया का ज़्यादा डाटा है यहाँ पर। अभी क्या लग रहा है, अभी मैंने जो डेंगू मलेरिया को लेकर के जो है, इसके पहले कुछ लोग प्रोटेस्ट वगैरह किए या नहीं किए? नहीं, प्रोटेस्ट देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट वैसा होता नहीं है, ना हुआ है, बस चल रहा किसी तरह।
जो राम भरोसे अल्लाह भरोसे जो चलता है वो चल रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट होना चाहिए, चाहे कोई भी काउंसलर हो, किसी भी पार्टी का हो। आवाम अगर सवाल नहीं करे तो फिर यहाँ गणतंत्र नहीं, जमहूरियत नहीं रहेगा। एक चीज़ देखा गया निहाल अहमद कैसर साहब के यहाँ पर वाटर लॉगिंग का जो मसला है वो बड़ा मसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्रोनिक मसला है यहाँ पर क्या आपका 145 भी इलाका जो सैयद सालान का इलाका, वहाँ वाटर लॉगिंग होता है। आपका बाल मुकुंद रोड का कुछ हिस्सा में, अब मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में तो अगर आज जैसे 1 घंटा अगर बारिश हो जाए, देखिएगा 4 दिन निकासी का प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये उम्मीद है कि मैं आने के बाद निकासी का भी मैटर जो यहाँ पर है, कई इलाके में ड्रेनेज प्रॉब्लम है, कई इलाके में नालियाँ वगैरह नहीं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होता है। इस पर ध्यान कॉरपोरेशन देता नहीं है, इस वार्ड की जो थी वो ठीक तौर पर देती नहीं है। मैं कोशिश करूँगा देने का। एक सवाल और मैं ये पूछना चाहूँगा निहाल अहमद साहब के, यहाँ पर हेल्थ और हाइजीन को लेकर क्या कोई माने हेल्थ सेंटर वगैरह या कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ वगैरह काउंसलर की तरफ, जो पहले काउंसलर रही हैं और अभी भी कॉन्टेस्ट लड़ रही हैं, उस तरह का कोई इंतज़ाम वगैरह वार्ड में? देखिए, हेल्थ सेंटर तो एक है, उसमें लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं जाते, लेकिन नहीं, मेरे पूछने का मतलब किस तरह की फैसिलिटीज़ है, इंतजामात वगैरह हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके? नहीं, फ़ायदा तो मेरे ख्याल में 100% पहुँचता नहीं है। एम्बुलेंस का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। हर इलाके में देखिएगा, चाहे कोई भी पार्टी का वार्ड मैंने काउंसलर हो, एम्बुलेंस का इंतज़ाम है, यहाँ पर ये इंतज़ाम नहीं है। और फैसिलिटीज़ क्या है, हेल्थ सेंटर में क्या होना चाहिए, टीबी क्लिनिक होना चाहिए, मलेरिया डेंगू का अलग क्लिनिक होना चाहिए, और जनरल डिजीज़ का अलग क्लिनिक होना चाहिए। एक ही उनके पास क्लिनिक है, केएमसी हेल्थ सेंटर है, जिसमें ज़्यादा इंतजाम नहीं है। अच्छा, कोविड-19 जो गया है पिछले दिनों, तकरीबन 2 साल, डेढ़ साल गया है, तो इस दौरान आपने क्या देखा, क्या होना चाहिए जो कि नहीं हुआ काउंसलर की मौजूदगी में? मैंने हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस रही और कोविड-19 को लेकर कितना अवेयरनेस प्रोग्राम रहा? 22 मार्च के बाद से तो कोरोना यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह हुआ ना, जनता लॉकडाउन हुआ वगैरह, नज़र नहीं आई। हम लोग नज़र आए, हमारे ये इलाके के आवाम नज़र आए, इलाके के बच्चे नज़र आए, स्टूडेंट नज़र आए। हम लोग तो समझिए, मैं भी कोरोना इफेक्टेड हो गया था, फिर भी कोरोना इफेक्टेड से पहले, इफेक्टेड के बाद हम रास्ते में नज़र आए लोगों को। यहाँ के मज़दूर काफ़ी लोग प्लान कर रहे थे, काफ़ी लोग जा रहे थे बिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सबों का इंतज़ाम मैंने करवाया। उस वक्त हमारी कोऑर्डिनेटर इलाके में नज़र नहीं आई। एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से काउंसलर्स के अंदर में बहुत सारे स्कीम्स के पैसे वगैरह आते हैं, और तो फिर सर क्या कहना चाहेंगे आप बीपीएल, ओल्ड एज होम वगैरह को लेकर, विडो पेंशन को लेकर किस तरह से काम हुआ है? देखिए, बीपीएल जो है, जिस तरह आबादी यहाँ पर है, उसका 5% 6% यहाँ पर बीपीएल लोग हैं, जो बहुत कम है। जिस तरह आबादी है, ओल्ड एज पेंशन कम है, विडो पेंशन कम है। विडो तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बीपीएल बहुत, मैंने 5%, सोचिए 5% बीपीएल होगा यहाँ पर। इलाका तो गरीब इलाका है, मजदूर तबके का इलाका है, यहाँ तो और होना चाहिए, और लोगों को देना चाहिए, सहूलत देना चाहिए। यहाँ पर सहूलत ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ऐसा डिफ़िकल्टीज पैदा कर दिया जाता है कि लोग जा नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर काउंसलर एक अवेलेबिलिटी होता है कि अवेलेबल हम हैं 24 घंटे में, 18 घंटे हम इलाके में हैं, 15 घंटे इलाके में। कहाँ रहती हूँ इलाके में, तो नहीं नज़र आती। टाइम है, सुबह एक टाइम है, बस ख़त्म हो गया। एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो कि बहुत ही बर्निंग सवाल होता है, कि ये हमारे चैनल का सवाल नहीं बल्कि एक आम आदमी का सवाल है कि जीतने के बाद काउंसलर फ़ोन उठाते नहीं हैं आम लोगों के, जबकि उसके कार्यकर्ता या समझिए कैडर कहिए या वर्कर कहिए, अगर वो करता है तो फ़ोन उठा लेते हैं। ऐसा जो देखा जाता है सर, इसको कहाँ तक आप समझते हैं कि जस्टिफाई है एक आम आदमी और इलाके के लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूँ, उठाना तो चाहिए। मैं तो अभी काउंसलर नहीं हूँ, कोऑर्डिनेटर पार्टी का एक। नहीं, मेरा सवाल है कि एक मामला ऐसा देखने को मिलता है, ये अवाम का सवाल है सर। उसी में जा रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो थी लेफ्ट फ्रंट की काउंसलर, उस वक्त भी वही हाल था उनका, आज भी वही हाल है। मैंने फ़ोन किया, लोग मिलने के लिए तरसते थे कि उनका टाइमिंग क्या होता है। पूछा जाता था कब आएंगी, वो वार्ड ऑफिस में कब आएंगी। और ये बात बता दो आपको कि हर काउंसलर को चाहिए कि जिसका भी फ़ोन आए, कैडर, दुश्मन, दोस्त, जो वोट नहीं दिया या दिया है, कोई काउंसलर होता है जीतने के बाद तो सब उस वार्ड का उसका काउंसलर हो गया ना, सब जनगणना काउंसलर हो गया, तो सबका फ़ोन उठाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम
अपने पार्टी कैडर को उठाएंगे और दूसरे का नहीं उठाएंगे, ये गलत तरीका है ना। लेकिन उनके अंदर पाया गया है। और यकीन मानिए, आपको बता दूं, कोरोना काल में कोई एक्टिविटीज़ उनका नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। लास्ट में मैं बताऊं, एमएलए जो थी, पूर्व एमएलए स्मिता बख्शी, वो कुछ की हुई तो उनके साथ साथ थे, बाकी उनका अपना उद्योग, अपना जो था उनका नहीं था, अपने तरफ से कुछ नहीं की वो। नहीं है वो वार्ड 41 की पहले काउंसलर रह चुकी हैं, दोबारा उनको टिकट भी दिया गया। क्या लगता है आपके बीच उनके बीच कितना माने टकराव हो सकता है? टकराव तो है काम को लेकर, काम के बिना पर, क्योंकि आवाम जनता काम चाहती है और कॉरपोरेशन इलेक्शन ही होता है। साफ सफाई, हेल्थ, हाइजीन और जो कि लोगों की तमाम इलाकाई जो ज़रूरतें हैं, जैसे विडो पेंशन हुआ और तमाम चीज़ को लेकर देखा गया कि डेंगू मलेरिया की किस तरह से रोकथाम किया जाए, इन तमाम को लेकर क्या देखते हैं कि रीता चौधरी आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और आप जीत कर आएंगे तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि काउंसिलर इलेक्शन जो है किसी पार्टी का नहीं होता, फ़र्द वाहिद का होता है, इंडिविजुअल का होता है। जो काम करता है वही दिखता है। मैं 12 महीना हमेशा लोगों के बीच में हूँ, आवाम के बीच में हूँ। हमेशा मेरा मोबाइल फ़ोन अवेलेबल रहता है। हमेशा सड़कों पे रहता हूँ, मैदान में रहता हूँ। और जीतने के बाद भी मुझे उम्मीद है कि आवाम एक बार मुझे चांस देगा, क्योंकि देखिए, आप लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यंग जनरेशन को चांस देना चाहिए, तो हम तो यंग जनरेशन है। और दूसरी बात है कि जो काउंसलर थी लेफ्ट फ्रंट की, वो अभी दूसरी पार्टी में है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, दूसरी पार्टी में। और जो कैंडिडेट हैं दूसरे पार्टी के, वो भी किसी और पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आए। मैं कल भी सीपीएम में था, आज भी सीपीएम में हूँ, आइंदा भी रहूँगा। और मैं कल भी आवाम के साथ था, आज भी आवाम के साथ हूँ, आइंदा भी रहूँगा। देखिए, इलेक्शन आता है, जाता है, चला जाता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार एक बार मौका लोग देंगे, ज़रूर देंगे। और एक बार मौका दें और उसके बाद देख लीजिए, मुझे ऑफिस में बुलाने की आदत नहीं है। हम लोग का भी ऑफिस है, हम आवाम को ऑफिस में नहीं बुलाएंगे, उनके घर जाएंगे, फिजिकली उनसे बात करेंगे, उनका प्रॉब्लम सुनेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा, बस्ती इलाका हमारा है, बस्ती उन्नयन होना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह होता है, हमको चाहिए बस्ती उन्नयन चाहिए, निकासी मामला चाहिए, डेंगू मलेरिया का जो भय है उसको ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म क्यों होगा, कैसे होगा? अवेयरनेस करना पड़ेगा भाई, ये डूज एंड डोंट, ये करना है, ये नहीं करना है, कौन बोलेगा? अरे हम इलाके के जो मेन हैं उनको तो, अपने आवाम को, अपने बच्चे हैं सब यहाँ के, उनको तो बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई ये कीजिए, ये मत कीजिए। आप अपने घर का साफ़ सफाई खुद कीजिए, कॉरपोरेशन में फ़ोन कीजिए, हम लोग का आदमी आएगा और साफ़ करेगा। लेकिन कहाँ नज़र तो नहीं आता है। एक चीज़ देखा गया, जैसा कि आपने बताया कि पार्क को बंद करके शौचालय कर दिया गया, तो आपके जीत के आने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा आपका? मैं एहतजाज करूँगा। जो बोर्ड बनेगा, लेफ्ट फ्रंट का बोर्ड बने या किसी का बोर्ड बने, चाहूँगा पहले लेफ्ट फ्रंट का बोर्ड बने। मैंने भरपूर कोशिश करूँगा, अंतिम कोशिश करूँगा कि वहाँ दोबारा पार्क हो, दोबारा पार्क, और शौचालय का कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बच्चों को खेलने का पार्क तो रहना चाहिए। और मैं अहमियत दूंगा पार्क, कम्युनिटी हॉल और स्कूल का। और हेल्थ एजुकेशन देखिए बहुत महंगा हो गया है, उसको तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। कौन देखेगा? कौन? सब परेशान है। आप भी एक इंसान है। 2 साल में कितना परेशान हुए आप? बच्चों का फीस बढ़ गया, कौन बोलने वाला है? सवाल मत करो। सवाल क्यों नहीं करेंगे? अगर सवाल नहीं करेंगे तो क्या हिटलर का राज होगा क्या? हम लोग को तो सवाल करना पड़ेगा। आज अगर हम एक कार्यकर्ता रहेंगे, अगर हम एक कार्यकर्ता है, अगर काउंसलर बनेंगे, लोग हमसे सवाल करेंगे, भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए आपको। हम उसका जवाब देंगे। हम झिड़केंगे तो नहीं, हम तो भगाएंगे नहीं, हम डांटेंगे नहीं कि तुम हमको वोट नहीं दिया है, तुम्हारा नहीं सुनेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जीतने के बाद सब वोटर मेरा अपना है, ये मेरा लक्ष्य है। और आइंदा मुझे आवाम एक मौका दे, आवाम के हिमायत से मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। तो नाज़रीन, आप इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर, और जनाब निहाल अहमद कैसर साहब जो कि वार्ड 41 के सीपीएम के कैंडिडेट हैं, इन्होंने कहा कि आवाम मुझे एक मौका तो ज़रूर दें ताकि मैं आवाम की बुनियादी ज़रूरतों
को देखकर उनके लिए सहूलियात फराहम कर सकूं और इनका मकसद एजुकेशन, हेल्थ हाइजीन, वाटर लॉगिंग और तमाम बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इलाका में होता है और कॉरपोरेशन जिसके लिए काउंसलर को मुंतखब करता है। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। फर्दर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया।